थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए खेद है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसका दूसरा प्रिंसिपल है विविधता। विविधता का मतलब आप समझ रहे हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपने बड़ा सुना होगा, विविधता में एकता। भारत जो है विविधताओं में एकता का देश है। तो विविधताओं का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, करते हैं। तो विविधता जो है कई कई बेसिस पे हो सकती है, जैसे जातिगत आधार पे। आपने देखा होगा जनजाति जो होती हैं उनके लिए भी अलग अलग विविधता है, और ये विविधताओं का बेसिस बेसिकली रंग रूप है, कहीं का भाषा है, बोली है, आर्थिक पिछड़ापन है, कल्चरल वेरिएशंस है, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन है, पूजा पाठ कर्मकांड, इन सब की अलग अलग जो है वैरायटीज है देश में। अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने फेस्टिवल्स, अपने अपनी पूजा पाठ कर्मकांड, मैंने तमाम तरीके पर देश में पूरी दुनिया में विविधताएं हैं। अमेरिका में भी लोग रहते हैं, तो किसी का फीचर जो है, भौतिक शरीर जो है किसी और तरीके का है, उसके बाल किसी और तरीके के हैं, उसका रंग अलग है। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, क्रीड, एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये सारे रिचुअल, सब चीजों के आधार पे विविधताएं हैं। परंतु सामाजिक न्याय की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इन विविधताओं को दरकिनार करते हुए सबको समान सामाजिक अवसर नहीं दे देते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम निग्रो हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुमको ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन मजे की बात देखिए कि इन विविधताओं को हम लोग जो है रेशनलाइज नहीं करते हैं, हम लोग इस पे विभेदीकृत डिफरेंशिएटेड डिसीजन लेते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, लेकिन कोई अधिकारी आप देखिए तो क्या सबको समान अधिकार देता है? एक पिछड़ा, दलित, गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी बिरादरी का हो, वो कलेक्टर से मिलने जाएगा तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा पहले तो। और वहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति जमींदार है, वो भी खुद आईएएस है, या पॉलिटिकल नेता है, वो देखिए उसको कितना जल्दी मिलने की अपॉइंटमेंट दे देता है। तो हमारा ये क्वेश्चन इस पे पीछे आया हुआ है प्री में कि समानता का अधिकार सबके लिए देश में, परंतु व्यवहार में क्रियान्वयन इसका संतुलित ढंग से नहीं हो पाता। इसके लिए निम्न में से कौन स्वरूप दिखाई पड़ता है? तो उसके लिए तो एग्जीक्यूटिव अफसर जो है वो सबसे पहले दिखाई पड़ते हैं, जो समान रूप से सबको ट्रीट नहीं करते हैं। प्रभावी मुखिया एमएलए है तो उसके गांव की सड़क पहले बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, और जिस गांव का मुखिया सरपंच या एमएलए एमपी नहीं है उसका विकास जाके देखिए। तो समानता का अधिकार सबको मिलने के बावजूद इतनी ज्यादा असमानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि समाज में कई आधारों पर विविधताएं हैं, और यही विविधता के चक्कर में सामाजिक न्याय जो है अटक जाता है। तो दूसरा सिद्धांत है विविधता। तीसरा है भागीदारी। आप जो है तब तक जो है सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर पाएंगे जब तक आप सबको समान रूप से किसी कार्य में पार्टिसिपेट होने का मौका नहीं दे देते। उदाहरण के तौर पे अगर सरकार ने कोई स्कीम लाया तो उस स्कीम में जो लोगों के लिए स्कीम लाया उन सबका भागीदारी, प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति उसमें होना चाहिए। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। आप सोचते हैं कि अरे ये तो दलितों के लिए आया है, कौन सा आवास योजना है, कांसीराम आवास योजना, बने ना बने, डिले से बने, वगैरह वगैरह। आजकल तो कई न्यायालयों में यूट्यूब पे दिखाई पड़ने लगता है, पूछता है कि तुम रिजर्वेशन से आए थे क्या जी?
अब बताइए कहां से, जब आप भागीदार उसको बना नहीं रहे हैं नीति निर्माण में, चाहे किसी भी स्तर पे है, तो बिना उसके भागीदारी के आप उसी के लिए नियम कायदे पॉलिसी बनाते हैं, तो वो कैसे जो है सामाजिक न्याय स्थापित होगा? हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए पार्टिसिपेशन जरूरी है उस ग्रुप का जो उससे लाभान्वित होने जा रहा है। वो कई बार कटाक्ष में कहते हैं कि एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के नीति निर्धारण आप करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसके बारे में तो जाके पहले पता करिए कि उसको क्या चीज है पसंद और कैसे वो इस काम को, इस नीति को सही तरीके से अमली जामा पहना पाएगा। आप कभी पूछते नहीं है। ये पॉलिसी मेकिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका परिणाम क्या होता है कि जब वो पॉलिसी बन के वहां जाती है तो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाती। इतनी स्कीम्स सरकार चलाती है, आप सोचिए सैकड़ों स्कीम्स हैं, हर वर्ग के लिए है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है। स्किल इंडिया हमको मालूम ही नहीं है, बेरोजगार है गांव में, कि स्किल इंडिया भी कोई चीज है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपने उसके वर्ग से किसी प्रतिनिधि को आपने जो है समावेशित नहीं किया, इसीलिए भागीदारी नहीं हुई, तो उसे पता ही नहीं है। आपने उल्टा सीधा या इम्प्रैक्टिकल चीज बना के भेज दिए, वहां लागू करने में दिक्कत हो रही है। तो इस पे बहुत आलोचना होती है कि एसी कमरे में बैठ करके नीति निर्माण करने से समस्या जो है जस की तस रह जाएगी, क्योंकि आप जिसके लिए नीति बना रहे हैं वो नीति जो है प्रैक्टिकली लागू होने में दिक्कत आएगी। अगला है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। तो मानवाधिकार की संकल्पना आपको सामाजिक न्याय के सिद्धांत में जोड़ना पड़ेगा। आप कितने भी सामाजिक न्याय की बात करें और उसके जो ह्यूमन राइट्स है, पानी पीना, स्वच्छ वातावरण में रहना, उसके साथ किसी तरीके का कोई जो है अशिष्ट व्यवहार ना हो, कोई भौतिक दंड ना हो, कोई बल इस्तेमाल ना हो, तो वो जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं मानवाधिकार की, रोटी कपड़ा और मकान, डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मानवाधिकार की श्रेणी में आती है। एक मानव होने के लिए जो अधिकार है, पशुओं के भी अधिकार होता है, उस पर भी कानून है, आपको मालूम होना चाहिए। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट है, आप किसी जानवर को भी जो है पत्थर नहीं मार सकते, क्राइम है, लेकिन लोग को मालूम नहीं है, पत्थर उथर चला देते हैं, कुत्ते को दौड़ा के डंडे से खदेड़ देते हैं, पीटते भी हैं, गाय बैल को भी पीटते हैं, वो सब गलत है। तो हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, पशु का अधिकार तो ऑलरेडी कानून में है। आप सोचिए, तो कई जगह मानव को पशु की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में तो दास प्रथा थी, दास प्रथा हट गई, लेकिन आज भी आप देखिए जहां पे सामंतवादी फ्यूडलिज्म जिंदा है, कुछ एरिया है बिहार के या कुछ एरिया और भी देशों में है, और भी राज्यों में, देश नहीं, वहां पे क्या होता है कि बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर आज भी कमोबेश काम कर रही है। उसके बच्चे को उसने खरीद लिया है 2 लाख 1 लाख 4 लाख रुपया में, और उसने बेच दिया है, और घर में काम कर रही है, और उसके साथ जो है पशुवत व्यवहार हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि मानवाधिकार की संकल्पना कमोबेश आज भी पूरी तरीके से लागू नहीं है, विभेद समाज में दिख रहा है। एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा। तो सामाजिक न्याय कैसे स्थापित होगा? जब तक आप मानवाधिकार को संपूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर देते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आगे एक बहुत खूबसूरत शब्द है सिद्धांत में, इक्विटी एंड इक्वलिटी। इक्विटी का मतलब होता है आर्थिक क्षेत्र में शेयर। इक्विटी का मतलब होता है शेयर, ये आर्थिक क्षेत्र में होता है। कहते हैं ना हमारी इस कंपनी में 10% इक्विटी है, मतलब 10% शेयर है, हमने इतना शेयर जो है फलनवा बजाज कंपनी का खरीद रखा, मतलब उतना इक्विटी हिस्सा,
उतना भाग। लेकिन यहां इसका मतलब शेयर नहीं भाई, ध्यान रखना, इक्विटी नॉट इक्वलिटी। इसको ठीक से समझिएगा, ये एग्जाम में प्री में खास तौर से आता है। इक्विटी का मतलब होता है, ये शेयर वाला तो भूल जाइए, ये अर्थशास्त्र में है इक्विटी मतलब शेयर। ये पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में इक्विटी का मतलब शेयर नहीं है, अर्थ नहीं है, यहां कुछ और है। और क्या है? इक्विटी मीन्स बीइंग फेयर, बीइंग फेयर। वो सलमान खान के बीइंग ह्यूमन वाला मत समझ जाइए कहीं। बीइंग फेयर, बीइंग फेयर का मतलब क्या होता है कि पारदर्शी होना, कोई भेदभाव नहीं करना, फेयर होना, साफ सुथरा होना। फेयर मीन्स साफ सुथरा। आप वो देसी इसका इंग्लिश यही होता है, फेयर मैंने साफ सुथरा। कहते हैं ना आप लोग सब ये तो रफ लिखा हो, इसकी फेयर कॉपी बनानी है, तो वही फेयर है। मतलब इसको दोबारा से लिखना है और जो चीजें इसमें अवांछित है उसको हटा देना है, तो वो वाला फेयर है। तो फेयर मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप साफ सुथरा कैसे होंगे? नहा के लाइफ बॉय से और कौन कौन साबुन आता है, बीवेल से लेके पियर से नहा के साफ सुथरा थोड़ा ना हो जाइएगा। एक फुलोना ओझा पंडित जी थे हमारे संस्कृत के टीचर, वो कहते थे कितनों लाइफ बॉय घीस लो शरीर पे, जब तक मन मलिन है तब तक जो है लाइफ बॉय से घिसने से कोई सफाई नहीं होगी। देखिए क्या पढ़ाने का अंदाज है। खैर आज की डेट में तो नहीं रहे, उनको मेरा नमन। तो फेयर का मतलब लाइफ बॉय से नहाने से नहीं है। फेयर का मतलब है कि जो फुलोना ओझा पंडित जी पढ़ाते थे हम लोग को कि मन मलिन ना हो, मन की गंदगी जो है साफ करना। तो बीइंग फेयर कैसे होंगे? जब आप किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह, किसी भी तरीके के दुराग्रह, किसी भी तरीके का जजमेंटल होना, बिना शांता के बारे में जाने पहचाने कुछ आपने कह दिया, अरे साहब बेकार ड्राइविंग करता है, तो ऐसा न होना। अनलेस अनटिल आप उसको 10 दिन चल के देखें वो, और फिर आप बोले। ये कहना कि ये चीज जो है समाज में गलत है, फलनवा का घर पे तो ये सब जमावड़ा गलत तरीके से होता है, 2 नंबर का आदमी है। दिस इज जजमेंटल। इंग्लिश पिक्चर में ये सेंटेंस बहुत बोलती थी वो, जजमेंटल हो तुम। तो मतलब कहने का क्या है कि फेयर आप कैसे होंगे? जब आप मन से मलिन नहीं होंगे, मन से जो है आप गंदे नहीं होंगे। पता चला ऊपर से तो चंदन टीका लगाए हुए हैं आसाराम बापू की तरह, और कृपालु पता नहीं कौन कौन संत है, नाम भी ध्यान नहीं आता। एक वो निर्मल बाबा है, वो कहती है कृपा आ रही है, कृपा बरसने वाली है, समोसा खा लो। तो भाई ऐसे जो है आप फेयर नहीं होंगे। फेयर कैसे होंगे? जब आप मन की गंदगी, मन के विचार को धो देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार करेंगे, तब बोला जाएगा कि आप फेयर हैं, आप जो है सही आदमी हैं। इक्विटी का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी कंसेप्ट, व्यक्ति, जाति, कुछ भी हो, दुनिया में जितनी चीजों का आप नाम ले लीजिए, उन सब के प्रति आपका व्यवहार फेयर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, न कि इक्वलिटी। दोनों में फर्क क्या है कि ये बीइंग फेयर है, तो इक्वलिटी क्या है? समानता है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर है और ये क्यों ज्यादा जरूरी है। हर जगह लिखा है समानता का अधिकार है आपको। आप जाते हैं किसी ऑफिस में मिलने, मैंने एग्जाम्पल दिया, सबको समान अवसर मिलेगा एग्जाम में बैठने का। तो ये बताइए जब सबको आईएएस बनने का समान अवसर है, तो वो अवसर किताबों में है ना, संविधान के किताब में अनुच्छेद 14 में है। अब दोनों बच्चे एग्जाम देने गए, ए और बी, ये आ गया आपका जो है गया जिले से पढ़ के, और ये आ गया जो है नोएडा से पढ़ के बी, तो आप उसके साथ फेयर कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि एक तो पढ़ के आया दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और दूसरा आया गया डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद के किसी कोने के गांव से, प्राइमरी हाई स्कूल से।
तो समानता का जो सिद्धांत है ये दोनों पे कहां अप्लाई हुआ? हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि एक बच्चे को, एक 15 साल के बच्चे को एक 25 साल के खलीफा से लड़ने के लिए आप कह रहे हैं, इक्विटी तो नहीं हुई ना। इक्विटी कब होगी? जब आप उसके प्रति जो कमजोर है, जो गया जिले के किसी ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आया है आईएएस का एग्जाम देने, उसके प्रति आप जो है फेयर होंगे। फेयर कैसे होंगे? वो जो इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस लागू है, मंडल कमीशन का ओबीसी आरक्षण लागू है, एससी एसटी का लागू है, तो ये प्रयास क्या किया गया है कि सबको जो है इक्वेट किया, इक्वलिटी जो है, समानता सबको मिले। कैसे? बिंग फेयर। फेयर कैसे होंगे? जब आप इसको रिजर्व करेंगे तभी ना फेयर होगा। उसको आप आर्थिक रूप से कमजोर है, मिश्रा जी का बच्चा है, सवर्ण है, कोई बात नहीं, आप उसको डीपीएस में पढ़ने का मौका नहीं मिला, गरीब था, तो आप उसके लिए आरक्षण दे दीजिए, तब ना इक्वेट होगा ये दोनों, ए और बी। अदरवाइज आपने तो एक तरीके से 15 साल के बच्चे को 25 साल के आदमी से लड़ाने के लिए अखाड़े में उतार दिया। तो इक्विलिटी अलग चीज है या इक्विटी अलग चीज है। इक्विटी हो गया कि आप अपने मन से सबको समान समझिए, काला गोरा निग्रो, बाल टेढ़ा नाक टेढ़ा है, ये है वो है, दलित है चमार है, ये है सुअर पालन करता है, उसके प्रति नाक भाव मत सिकोड़िए। क्लियर होइए कि वो भी इंसान है और उसके शरीर में भी वही खून है जो आप में है। तो इक्विलिटी होने के बावजूद जब तक आप इक्वेट नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक बेकार है। कलेक्टर साहब के दफ्तर में 10 लोग मिलने गए और उसने कहा कि सबको समानता का अधिकार है भाई, लाइन से आओ, 1 2 3 4, और आपने 4 को पहले बुला लिया, इक्विटी गई। मिश्रा जी का नंबर आया तो आपने तुरंत बुला लिया, बाद में किसी कमजोर वर्ग का आदमी आया, चलो चलो भागो, कल आना, जाओ जाओ जाओ, खत्म हो गया। तो कहां आपने इक्वेट किया उसको? फेयर आप हुए नहीं ना। आपको तो साफ सुथरा बिंग फेयर होने का दर्जा तब मिलेगा जब आप पैथेटिकली उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। इक्विटी और इक्विलिटी में फर्क समझ गए ना। तो इक्विलिटी समाज में होने के बावजूद जो है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा समरूप व्यवहार नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकली भेदभाव होता है। व्यवहारिक आपने देखा होगा, जबकि भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इक्वलिटी होने के बावजूद अगर आप इक्विटी इक्वेट नहीं करते, आप फेयर नहीं होते, तो बेकार है, उसका कोई मजा नहीं है। इम्पैथेटिकली आपको काम करना पड़ेगा, जैसे उसकी समस्या आपकी समस्या है, तब जाके सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। और एग्जाम में आप यही सब उदाहरण दे के लिखिए, ये मत सोचिए कि किताब में ऐसा नहीं लिखा है, ये ऐसा कैसे लिखे। आप एक उदाहरण दे के लिखिए कि कैसे इक्विटी एस्टेब्लिश होगी, कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो ये 5 सिद्धांत थे। इसके बाद है सोशल जस्टिस इज ए प्रोसेस एंड गोल। क्या मतलब है इसका? गोल कैसे है? अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है कि सबको सामाजिक न्याय मिले, समाज में सबको पहचान मिले, इंपैथी मिले, आप इक्वेट करें। तो ये गोल है, ये क्या है? उद्देश्य है ना। आपका उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास हो। और ये प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये यहां से चला है, ये चलते रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब आजादी के 75 साल हो गया, अब सबका सामाजिक न्याय हो गया। ये अनंत काल चलेगा। आपकी पीढ़ियां आएंगी, मर जाएंगी, खप जाएंगी, तब भी चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि समाज में जो बच्चा जन्म लेता है, वो मनुष्य जो है, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्राधान्य, हिग्मोनिस्टिक फील करता है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा इस गांव का रखवाला हूं, हमसे कौन उलझेगा। दूसरा आ जाएगा, कहेगा हम उलझेंगे ना, तुम्हें हम बताएंगे। तो ये फीलिंग जो है समाज में सदियों से है और ऐसे ही चलेगी। समाज एक संघर्ष है और सहयोग भी है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है,
ये अनिरंतर नहीं है कि आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे जो है उस दिन सबको सामाजिक न्याय मिल जाएगा। आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो बिहार में सबको, मध्य प्रदेश में सबको जो है आप वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आदमी का नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि वो अपने आप को हिग्मोनिस्टिक फील करता है। वो कहता है कि सोचता है कि जो मैं कहूँ वही दुनिया करे, बीवी वही करे, बच्चा भी वही करे। और ऐसा वो बच्चा बाद में जब बड़ा होता है तो वो भी ऐसे ही सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे पे कैसे हुक्म चला रहा है। वो ये भूल जाता है कि जब उसका बाप उसको पे हुक्म चलाता था तो उसे कितना बुरा लगता था। इसलिए निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, ये रुकेगी नहीं। ये उसी दिन रुकेगी जब दुनिया का सर्वनाश हो जाए, सब लोग मर जाएं, फिर नई एक युग शुरू होगा। फिर उसमें क्या होगा ये भगवान जाने। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। और ये आपको देखना है कि ये सोशल जस्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने बताया कि समाज में विभिन्न आधारों पर विविधताएं हैं, भेदभाव है, जिसमें इक्वलिटी का अधिकार मिलने के बावजूद जो लागू करने वाला एजेंसी है वो इक्विटेबल नहीं होता है। इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक को पर्याप्त हेल्थ केयर मिले, तभी सामाजिक न्याय। वो जो हमने बेसिक चीजें बताई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, डिग्निटी, लिबर्टी, ये सब चीजें मिलेगी सबको, तभी जो है सामाजिक न्याय समाज में स्थापित होगा। उसी तरीके से आर्थिक एवं शैक्षिक भेदभाव से संरक्षण। शैक्षिक भेदभाव पहले तो बहुत ज्यादा था, हम लोगों को ध्यान है गांव के स्कूलों में दलित और सुअर पालन करने वाले एक जाति होती थी डोम, उसका बच्चा पीछे बैठता था, अलग दरी बिछा के भी नहीं, जमीन पे बैठता था। तो ये सब कुरीतियां अब तो खत्म होती जा रही है, लेकिन कमोबेश कई जगह है। तो आर्थिक एवं शैक्षिक भेदभाव से संरक्षण। आर्थिक भेदभाव से कैसे संरक्षण मिलेगा? जब सबको जो है इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं कि दूसरे का धन छीन के उसको दे दिया। मतलब यह है कि जो नियम कायदा अर्थोपार्जन के लिए सरकार ने बनाया है वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो। उसके बाद है डिसेबिलिटी। ये बता रहे हैं कि सोशल जस्टिस क्यों जरूरी है और कैसे एस्टेब्लिश होगा। डिसेबिलिटी युक्त लोग, मतलब जिसको पहले हम लोग फिजिकल हैंडीकैप कहते थे, विकलांग, उसी को डिसेबिलिटी युक्त लोग बोलते हैं। डिफरेंस एक ही चीज है, नाम का फर्क है। तो उनको, जो विकलांग वर्ग है, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जो डिफरेंट है, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि तुम आंख से अंधे हो तो तुम आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते। इस पे केस चला और वो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में जीता। तो ये हुआ कि भाई अधिकारी बनने के लिए भले आंख नहीं है, इसके बावजूद भी उसका जो है दिमाग है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो आपने उसको जो है इग्नोर कर दिया था। तो डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी प्रोटेक्शन मिले, तब जो है जाके ये एस्टेब्लिश होगा। वहीं जो है धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पे भेदभाव से संरक्षण मिले। बढ़ते उम्र आधारित भेदभाव से संरक्षण। ये देखिए कितने बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना है। तो बढ़ते उम्र मतलब घर में जो बूढ़े हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं रहते, जैसे गाय बैल में क्या करते हैं लोग कि उसको छोड़ देते हैं फ्री, जब वो काम के लायक नहीं रहता। आज भी देश में अपने तमाम बुजुर्गों के साथ भेदभाव होता है, और करने वाले उनके अपने बाल बच्चे होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। तो उनको कैसे प्रोटेक्शन मिले? बूढ़े जो होते जा रहे हैं, जो अर्नर नहीं रहे, अब उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय बनेगा। सेक्सुअलिटी बेस्ड भेदभाव से संरक्षण, LGBTQ, कम लोगों को मालूम रहता है। इसका मतलब यह है कि जो सेक्सुअलिटी बेस्ड भेदभाव जो होता है कि तुम मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, लेस्बियन हो, ये LGBTQR कानून में जो है इसको मान्यता मिल गया है। अब आप इसके बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते। एक पिक्चर हम देख रहे थे जिसमें उसने दिखाया था कि उसकी माँ लेस्बियन है,
तो बेटी को बता नहीं था तो बड़ा सब। तो लेस्बियन का मतलब आप जानते होंगे कि फीमेल टू फीमेल सेक्सुअल रिलेशन, फीमेल टू फीमेल। और जी से होता है गे, गे का मतलब क्या होता है, मेल टू मेल सेक्सुअल रिलेशन। ये पहले सब अपराध था, अब 2016-17 के आसपास इसको लीगलाइज कर दिया। अब बाईसेक्सुअल, बी से बाईसेक्सुअल मतलब जो मेल टू मेल और मेल टू फीमेल और मेल टू मेल, और इसमें फीमेल के केस में फीमेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, बाईसेक्सुअल। टी से ट्रांसजेंडर, जिसको हिंदी में गांव देहात में लोग हिजड़ा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, वो उनका भी कुछ राइट है भाई। और क्योर, ये सबको मिला के। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है इन आधारों पे जो सेक्सुअली ओरिएंटेड होते हैं आप उनको धिक्कृत नहीं कर सकते। तो उसके आधार पे भी भेदभाव से अगर संरक्षण मिला है तभी जो है सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। दिल्ली में अब जो है कई क्लब खुल गए हैं जो LGBTQ वाले या सेम जेंडर वाले लोग ही आते हैं, ट्रांसजेंडर वाले ही लोग ही आते हैं। उसके बाद आ जाइए सीधे सीधे सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी। ये सब तो समस्या है, तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी, इसकी प्राप्ति कैसे होगी वैचारिक स्तर पे। सबसे पहला जो है उपाय इसका यही है जो हमने बोला पहले भी, कि आप अपना मन मलिन मत रखिए, मन को साफ करिए, शरीर को लाइफ बॉय से साफ मत करिए, डॉब साबुन से मत साफ करिए। तो जब तक आपको वैचारिक स्तर पे ये फील नहीं होगा कि वो भी एक मानव है, उसके भी हमारी तरह आंख नाक कान खून है और उसको भी उतना ही हक है समाज में जितना हमें है, तब तक नहीं होगा। तो वैचारिक स्तर पे आपको अपने विचारों में पवित्रता लाना पड़ेगा। मन जो मलिन हो रखा है उसको धोना पड़ेगा, और इसका तभी संभव है जब आपने आपको रेशनलाइज फील करेंगे। आप अकेले में जब सोचेंगे कि यार वो भी तो इंसानी था, हिजड़ा जिसको हमने धिक्कृत करके भगा दिया, वो काम वाला जो हमारे घर में था वो भी तो यार इंसान है, हमने बेकारे उसको गाली अब्यूज किया कि तुम नीच हो, ये हो वो हो। उसके आने पे अगर हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह या दुराभाव नहीं है, तब जो है आप उस स्टेज पे आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं वैचारिक स्तर पे भी सामाजिक न्यायी हूं, न कि सामाजिक अन्यायी। ये आप खुद तय करेंगे जब आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। अब विचारों में परिवर्तन तब आएगा जब आप अपनी सोच को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे कि यार वो भी तो बंदा है, वो भी तो इंसानी है, उसके भी ऐसे ही खून है, उसके भी ऐसे ही बाल बच्चे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि वो IAS बन गया और मैं चपरासी हूं। तो जो IAS हूं तो मुझे ये ऐसे सोचना पड़ेगा, यार मेरे से पढ़ने में भी होशियार था लेकिन देखो बेचारा आज की डेट में चपरासी का काम कर रहा है, और उसमें भी प्राइवेट में चपरासी का काम कर रहा है। ठीक है, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होगा, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन आप ऐसा जब सोचेंगे तब जाके जो सामाजिक न्यायी बनेंगे। दूसरा है नीतिगत क्रियान्वयन। कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कैसे करेगी? नीति बनाएगी, और जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो सरकारी नीतियों को बिना किसी भेदभाव के बीइंग इक्विटेबल बन करके तब जो है उन नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे। ये नहीं करेंगे कि साहब उसका मिलने का टाइम जब दलित का आया तो आपने कह दिया अरे कल आना, अब टाइम खत्म हो गया, मुझे यहाँ जाना वहां जाना। तो नीतिगत क्रियान्वयन में अगेन आपके रोल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हैं और आप ही को नियम को जो है लागू करना है। तो आप अपने दिल ईमान से पूछिए कि आप किस तरीके से उन पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने में सहायक है, बिना किसी भेदभाव के। प्रशासनिक दृढ़ता, वो अगेन कलेक्टर हो चाहे कोई अधिकारी हो, उसमें ये संकल्प होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए कि सही तरीके से प्रशासन चले, कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई किसी के जान माल का खतरा ना हो। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव
सॉलिडेरिटी है, कमिटमेंट है कि मेरे जिले में कोई आदमी किसी का मर्डर नहीं करेगा। इस तरीके का कमिटमेंट, किसी दलित के या किसी कमजोर के साथ कोई अन्याय ही नहीं करेगा। तो वो प्रशासनिक दृढ़ता, आपको सुदृढ़ता आपको खुद अपने वर्किंग में लानी पड़ेगी। इसके साथ शिक्षा पर बल देना पड़ेगा। लोग जब शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे और आंदोलन करके आपसे छीन लेंगे, आपसे ले लेंगे। तो शिक्षा पर बल जरूरी है। बिना शिक्षा पे बल दिए जो है काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा महान। बाबा साहब की थ्योरी है, बाबा साहब को एग्जाम्पल बताइए कि शिक्षित थे, डबल डॉक्टरेट थे और कहाँ कहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी और कहाँ कहाँ से पीएचडी किए थे। तो वैसा शिक्षित होना बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब का जो स्लोगन है, तो वो वाला शिक्षा चाहिए। खाली बीए एमए में एडमिशन करा के और घर भाग गए और कुछ पता सता नहीं, वो शिक्षा बेकार है, वो बिन बुद्धि जरो विद्या वाला है। उसके बाद समाज सुधारकों की भूमिका पे बल। समाज सुधारकों की भूमिका पर कैसे बल देंगे आप? जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी हैं आज की डेट में जिंदा, बच्चों के अधिकारों पर उन्होंने बहुत काम किया। तो उस टाइप के सोशल रिफॉर्मर बनिए, बिना किसी हिडन एजेंडा के। कैलाश सत्यार्थी का हमने उदाहरण दिया, जो बाल श्रम के लिए कितना काम किए, उनको नोबेल कौन सा पुरस्कार भी मिला था। तो उन लोगों की भूमिका जो है जरूरी है। वो लोग बताएंगे कि समाज में, आपको समझाएंगे, सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे वगैरह वगैरह। वैश्विक समागम सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करिए और दुनिया में ग्लोबल लेवल पे करिए और सबको झकझोरिए कि भाई हम सब मानव जाति के, एक ही जाति के सब लोग हैं। हम किसी भी तरीके से जैविक अक्षय निधि, बायोलॉजिकल एंडोमेंट के आधार पर हम कोई भेदभाव न करें। तो वो सब बातें जो है सम्मेलन के थ्रू बताइए। इक्वल पे फॉर वीमेन, आज भी देश में महिलाओं के साथ समान मजदूरी देने में लोग कतराते हैं, कहते हैं तुम तो महिला हो 500 मिलेगा, पुरुष को 600 दे देंगे। तो ये इस मानसिकता को बदलिए। और मैरिज इक्वलिटी फॉर सेम सेक्स कपल, आजकल ये भी एक डिमांड चलता जा रहा है। इसकी कितनी ज़रूरत है? मेरे हिसाब से तो बहुत कम रिलेवेंट है, लेकिन ये सब आंदोलन भी चलता रहता है कि हमको लड़की हूँ तो लड़की से शादी करने का दो। अब भाई अधिकार मांग रहा है तो क्या करिएगा, वो अलग चीज़ है। आजकल मेल टू मेल गे में शादियाँ होने का भी कुछ कुछ खबरें ज़्यादा कदा दुनिया से आती है, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे लेवल की समस्या है हमारे हिसाब से। लेकिन बड़ी समस्या तो ये सब ऊपर वाली थी। अब इसको मॉडल क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक बार इसके ऊपर जो हमने मॉडल क्वेश्चन बनाया है सोशल जस्टिस पे देखिए। 2 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे इसमें, आगे क्या है? अच्छा इतना ही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बना है, इसको पढ़िए। भारत में सामाजिक न्याय का क्षेत्र विशेषता जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव तक के ही सीमित है। विशेषता, ये बात तो सही है, भारत में सामाजिक न्याय का क्षेत्र विशेषता जो है जाति और धर्म आधारित भेदभाव तक ही सीमित है। क्या यह सामाजिक न्याय की संकीर्णता नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अलावा जाति एवं धर्म के अलावा तमाम और भी फैक्टर्स हैं जिस पे सामाजिक न्याय जो है एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो खाली जाति में एवं आधारित धर्म आधारित भेदभाव तक ही सीमित है, ये कहना गलत है। क्योंकि ये जो चीजें हैं वो धार्मिक आधार पे और जातिगत आधार पे नहीं है, बल्कि और भी आधारों पे है, जैसे शिक्षा के आधार पे। आपको हमने पीछे बताया था। तो कौन कौन आधार पे है आपको हमने बताया था। शिक्षा के आधार पे है, बढ़ते उम्र आधार पे है, ओल्ड एज वालों पे है। आप इसको देख लीजिए, सेक्सुअलिटी बेस्ड है। उसके ऊपर जो है ये डिसेबिलिटी वालों पे है, आर्थिक शैक्षिक है।
तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने प्रश्न दिया है वो ये कह रहा है कि केवल जो है धर्म और जाति आधारित है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक न्याय का स्कोप बाकी जगह से भी, डिसेबल पर्सन्स के लिए भी है, LGBTQ के संदर्भ में है, अर्थ के आधार पे, पैसे के आधार पे है, तो वो सब आधार पे भी है। तो आप इसको कहिए कि ये सामाजिक न्याय की संकीर्णता ही है, ये कहना कि जाति एवं धर्म पे भेदभाव तक ही जो है सामाजिक न्याय के क्षेत्र है। बाकी जो हमने बताया उसको लिख दीजिए उसमें। एक तरफ का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ जाति धर्म आधारित भेदभाव सामाजिक न्याय हेतु चुनौती बने हैं, वहीं दूसरी तरफ LGBTQR समूह द्वारा अपनी मांगों हेतु आंदोलन चलाना कहां तक न्यायोचित है। ये समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब बड़ी बड़ी समस्या देश में है, बड़ी बड़ी समस्या जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे है, और वही एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है देश में आज भी, तो उस परिस्थिति में ये सब LGBTQR की बात करना और इनको अपनी मांगों हेतु आंदोलन चलाना कहां तक न्यायोचित नहीं। जब इतनी बड़ी समस्या पहले से है, इसके सामने छोटी सी समस्या के लिए परेशान होना और अपना आंदोलन चलाना, ये इस ग्रुप के लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो बेशक उनका हक है, लेकिन जब हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या सॉल्व होने के लिए पड़ी हुई है, तो ये छोटी समस्या पे, और वो भी किसी व्यक्ति विशेष छोटे आबादी के लिए है, गलत है। ठीक है, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में व्यापक समस्याएं जाति और धर्म पर आधारित है, जहां पे विविध स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ये लिख दीजिए क्या क्या स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब फिर कहिए कि हाँ इनकी मांगे सही है LGBTQR की, लेकिन इसके लिए श्रम जो है, उनका समय जो है, उसके बजाय इनके लिए आंदोलन अगर वो चलाए वो ग्रुप, तो ज्यादा बेहतर है। तो जब वो लोग खुद अपने आप को LGBTQR वाले जाति धर्म आधारित आंदोलन चलाएंगे, तो उनका चीज अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, तो इनके साथ इनका छोटा ग्रुप होने का फायदा मिल जाएगा। तो युक्ति युक्त और न्यायोचित जो है, लेकिन बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटे स्तर पे है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या जाति और धर्म आधारित। ऐसे लिख के इसका आंसर पूरा करिए। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आपके साथ जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।